नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मशहूर है। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे साथ है लखनऊ के वरिष्ठ रंगकर्मी निर्देशक राजा अवस्थी जी। चलिए आपको मिलाते हैं राजा अवस्थी जी से। नमस्कार राजा अवस्थी। नमस्कार। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि रंगमंच में आपने कब पदार्पण किया? सन 1960 में मैंने पहला कदम रखा रंगमंच में। अच्छा। तो एक्चुअली यहाँ हमारे मोहल्ले में ही एक संस्था हुआ करती थी, बाल पुस्तकालय। बाल पुस्तकालय। तो उसका एनुअल फंक्शन होता था। अच्छा। तो मोहल्ले के कुछ हमारे सीनियर्स बैठे हुए थे, मैं स्कूल से लौट रहा था, तो उन्होंने बुलाया और बोले कि राजा नाटक करोगे? तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने हाँ करेंगे। तो उस समय आपकी उम्र क्या थी? उम्र मैं 6th क्लास में पढ़ता था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो छठी के हिसाब से आप मान लीजिए 13 वर्ष। 13-14 वर्ष। हाँ, तो वो नाटक कर रहे थे अंधेर नगरी चौपट राजा। तो उसमें मैं रिहर्सल जाने लगा, तो सारी सेवा मैं करता था, मगर मुझे कोई रोल नहीं बताया गया। तो जब निकट आ गई तारीख, 2-3 दिन रह गए, तो मैंने कहा डायरेक्टर साहब से कि दादा आपने हमें कुछ बताया नहीं। तो बोले नहीं बताएंगे। तो फिर उसके बाद वो कैदी जो आते हैं उसमें तो पूछताछ के लिए, तो उसमें एक रोल हमें भी बोले आप भी इसमें जाइए। फिर तो उसके बाद आपका रंगमंच सफर शुरू हो गया? हाँ, वहाँ प्रारंभ कह सकते हैं। और उसके बाद में फिर निरंतर आज तक वो कभी ब्रेक नहीं हुआ। आपके गुरु कौन थे जब आपने जिसने शिक्षा दी थिएटर की, तो उसके बाद आगे बढ़े? हाँ, शुरुआत तो बिना गुरु के ही हो गई। अच्छा। हमारे सीनियर्स ने जो सिखा सकते थे, जो उनकी क्षमताएं थी, सिखाया। उसके बाद उसी संस्था का एक प्ले हुआ और उसमें एक सोना चटर्जी हुआ करते। सोना चटर्जी वो कभी फिल्मी अदाकारा थी। तो उनके भाई विश्वरूप चटर्जी, अच्छा अच्छा, उनको बुलाया गया डायरेक्शन के लिए और वो सोना जी ने उसमें अभिनय किया। तो उसमें मैंने रोल भी किया। तो पहली बार मुझे थिएटर की बारीकियों से रूबरू कराया और वहाँ से फिर अपनी जगह बनाते हुए तमाम साहित्य रंगकर्म से संबंधित पढ़कर और लोगों से जुड़ के आलमबाग क्षेत्र में मैं 20 वर्ष रंगकर्म से जुड़ा रहा। 20 वर्ष। और मुझे उस समय पता भी नहीं था कि फिल्म क्या होती है, थिएटर क्या होता है। नहीं, थिएटर तो पता लगने लगा था, लेकिन फिल्म क्या होती है, आकाशवाणी क्या होता है, दूरदर्शन क्या होता है, मुझे ना तो समझ थी और न कोई उसके प्रति उत्सुकता। इतना रम गया मैं थिएटर में कि मैं 20 वर्ष अपने आलमबाग क्षेत्र में रिहर्सल करता रहा। 2-3 बार रविंद्रालय में अवसर मिला, कुंवर कल्याण सिंह के सानिध्य में। उनसे थिएटर की काफ़ी बारीकियाँ सीखी हमने। और उसके बाद PN द्विवेदी जी हमारे CNW में मैं कार्यरत हो गया, तो वहाँ सीनियर चार्जमैन थे वो। तो उन्होंने हमारी परख की, जो भी समझा उन्होंने। मैं उनके साथ में कुंवर जी के प्ले में था, तो वो उसमें महानंद मतलब मेन रोल कर रहे थे। तो वहाँ उन्होंने देखा हो जो भी मेरी प्रतिभा और मेरी भाषा, तो उन्होंने हमसे कहा कि आपको एक उपन्यास है चित्रलेखा, उसका नाट्य रूपांतरण करें। तो फिर हम लोग गए भगवती चरण वर्मा जी के पास और उनसे परमिशन ली। वो अस्वस्थ थे थोड़ा, तो हमने कहा दादा 2 लाइन अगर लिख कर देते थे। तो उन्होंने कहा अरे जब कह दिया सो कह दिया, करो जाके। हाँ, उनके बेटे भी थे। फिर उसका हमने नाट्य रूपांतरण किया और वो द्विवेदी जी को बहुत अच्छा लगा। उसके 3 दिन 3 शो हुए थे रविंद्रालय में। हाँ, और एक चौक में थे राजेश्वर बच्चन संड, वो उस समय के बड़े नामचीन निर्देशक थे। तो उनके साथ हमने विजय तेंदुलकर का गिदाड़े, उसमें बाप की भूमिका, पिता की भूमिका की, जो हमारी उम्र से कम 2.5 गुना ज्यादा उम्र का चरित्र था। हाँ, और उसमें बहुत सराहना मिली।
तो इस तरह से हमारा विश्वास बढ़ता गया और रंगमंच से जुड़ और रंगमंच से प्रगाढ़ स्नेह होता चला गया। तो आपने किस किस निर्देशकों के साथ काम किया कानपुर लखनऊ में आपने? अब अभी तो हमने बताया कि हमने कुंवर जी के साथ, पर प्रथम निर्देशक तो हमारे निर्मल चंद श्रीवास्तव थे, जो मोहल्ले के ही थे, हमारे सीनियर थे। उसके बाद में कुंवर जी के साथ, बच्चन जी के साथ, और एक नाटक हमने उर्मिल जी के साथ किया। अच्छा, कौन से नाटक थे? तब मैं मेघदूत में आ गया था। हाँ। और मेघदूत में सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ वो नाटक निर्देशित करते थे। तो उनके निर्देशन में भी आपने किया? जी जी जी। तो उनके मेघदूत में पहला नाटक मैंने उन्हीं के डायरेक्शन में किया। निर्देशन में। हाँ। एक्चुअली निर्देशन तो उसमें MP दास का था, लेकिन उनका काफी सहयोग था। हाँ, विचार विमर्श और चीजें बताना, क्योंकि वो सीनियर थे। और वो भी बड़ी अजीब इत्तेफाक था कि हमारे मित्र थे MP दास। अच्छा। थे क्या, हैं अभी। तो वो एक दिन मेरे घर आए, बोले राजा तुम्हारी अवधि बहुत अच्छी है, तो तुम ऐसा करो कि एक नाटक मैंने बंगला से ट्रांसलेट किया है। अच्छा अच्छा। कफन। हाँ, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, उससे किसी बंगला राइटर ने बंगला में ट्रांसलेट किया था। तो वो उसका हिंदी अनुवाद लेकर मेरे पास आए, बोले आप इसको अवधि कर दीजिए। तो मैंने बड़े मनोयोग से और मुहावरे अवधि के डाल के और उसका नाट्य रूपांतरण किया अवधि में। और उसका जब पाठ हुआ मेघदूत में, तो फिर ये हुआ कि ये रोल कौन करेगा, घीसू का, तो बहुत जटिल अवधि है। तो फिर ये हुआ कि आप ही करिए। अच्छा। और इस तरह मैं मेघदूत से जुड़ा। और एक मिनट मैं आपसे विराम लूंगा। इस प्रकार से आप मेघदूत से जुड़ा और फिर निरंतर कई नाटक, बहुत नाटक, बरसों मैं मेघदूत का सदस्य रहा और अभिनेता रहा। और कालांतर में मैंने उसमें 2 प्ले डायरेक्ट भी किए, एक चरणदास चोर। हाँ। और एक भानु जी ने लूसुन की कहानी का अनुवाद किया था, चंद्रमा सिंह उर्फ चमकू। तो उसको मैंने उसको मैंने रीराइट किया, क्योंकि उसमें अवधि जरा सा हमारी समझ में नहीं आ रही थी। हालांकि भानु जी भानु भारती जी की बात जी मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन वो अवधि दिल्ली में अनुवाद की गई थी, तो अवधि शुद्ध नहीं कही जा सकती। तो मैंने फिर से किया और उसको डायरेक्ट किया, और उसमें सूर्य मोहन जी ने अभिनय भी किया था। मुख्य भूमिका उन्होंने की थी, सूर्य मोहन जी ने की थी। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे कुशल निर्देशक को मैं निर्देशित कर सका। हाँ, बहुत काबिल है, बहुत बहुत योग्य। और उसके बाद में उर्मिल जी ने मेघदूत में एक प्ले डायरेक्ट किया। हाँ। अली बाबा जी, उसमें आपने रोल किया। तो मेरा परम सौभाग्य है कि उतने गुणी जन के साथ और उनके निर्देशन में मैंने अली बाबा का रोल किया उसमें, और वो बहुत प्रशंसक रहे हमारे, और बंधुवत स्नेह करते रहे जीवन पर्यंत। और वहीं से मेरी उनकी निकटता बनी। और तब मुझे पता लगा कि वो कितने रचना धर्मिता के गुरु हैं, और कितना वो उनका जो इमेजिनेशन पावर है, परिकल्पना शक्ति है। और वैसे तो वो बहुत विभिन्न आयामों से जुड़े रहे, आकाशवाणी में लेखक भी थे, व्यंग्यकार भी थे, और निर्देशक तो लाजवाब थे ही। तो वो सुखद अनुभूति भी मुझे उनके सानिध्य में हुई, और ये यात्रा चलती रही। और उसके बाद में सन 81 में 91 में हम लोग गए नॉर्वे, वर्ल्ड ड्रामा फेस्टिवल। अच्छा। मेघदूत से सूर्य मोहन जी के निर्देशन में प्ले था भगवत अजुकियम। संस्कृत नाटक था, संस्कृत का हिंदी अनुवाद था। हाँ, वो अनुवाद उनका है नेमिचंद जैन जी का। हाँ, तो वो हम लोगों ने तैयार किया था, और उसके पहले मैं संस्कृत में ये नाटक कर चुका था। अच्छा। कोई अपने डायरेक्शन में, और शास्त्री जी की संस्था से।
तो बहरहाल वहाँ वर्ल्ड ड्रामा फेस्टिवल में बेस्ट प्ले सिलेक्ट हुआ और हम लोगों को बड़ी गौरव अनुभूति हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। और इसी बीच हमारी संस्कृत रंगकर्म की भी यात्रा शुरू हुई मेघदूत के साथ। वो हुआ ऐसा कि मैं आकाशवाणी के एक प्ले में रोल कर रहा था। मेघदूत ज्वाइन करने के बाद मतलब मैं आकाशवाणी से भी जुड़ा, दूरदर्शन से भी जुड़ा, तो वहाँ एक रिहर्सल चल रहा था। उस समय वो कमल जी वहाँ प्रोड्यूसर थे। अच्छा, जयदेव शर्मा कमल। तो उन्होंने एक दिन हमसे कहा कि राजा अब रिहर्सल के बाद तुम्हें मेरे साथ चलना है। तो सम्मान और आदर इतना था कि मैं पूछ भी नहीं सकता था। क्या है, बस कह दिया चलना है तो चलना। रिहर्सल खत्म हुआ तो उन्होंने अपने सब कागज वगैरह और कैसेट वगैरह वहाँ रखे, ऑफिस लॉक किया और हमारे पास साइकिल हुआ करती थी उस समय। कहाँ स्कूटर है भाई? तो साइकिल पे बैठाया उनको। तब हमने पूछा कहाँ चलना है दादा? तो बोले कैसरबाग। चलो कैसरबाग गए। वहाँ एक सज्जन के घर में और छोटा सा हॉल था, वहीं रिहर्सल हो रहा था। तो हम गए, बैठे, सब लोगों से परिचय करवाया उन्होंने। वहीं शास्त्री जी से पहली मुलाकात मेरी हुई। तो वहाँ बताया गया कि भाई एक आर्टिस्ट बीमार हो गया है और ये 10 दिन के बाद इसका शो होना है और वो मेन रोल है, तो ये रोल तुम्हें करना है। तो मैंने कमल जी के पैर पकड़ लिए। मैंने कहा ये दादा ये क्या कह रहे हैं आप? मैं संस्कृत नाटक नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं अगर रुक गया मैं तो व्याकरण बहुत कठिन है। मैं उसका मर्मज्ञ तो हूँ ना, तो मैं कुछ इम्प्रोवाइज नहीं कर सकता। हाँ, वो संस्कृत ऐसा नहीं हो सकता कि मैं नहीं कर पाऊंगा। बोले अरे चलो प्रॉक्सी तो कर लोगे। तो ब्राह्मण आदमी हो यार, संस्कृत तो तुम्हारे ब्लड में है और श्लोक याद हमने आज है, श्लोक तो याद है, 10-5 याद है। बोले सुनाओ एक श्लोक। सुना दिया। बोले बढ़िया उच्चारण है। खैर कोई बात नहीं, तुम नहीं करना चाहते हो कोई बात नहीं, तुम प्रॉक्सी करो। मैं करने लगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। अब नाटक वाला आदमी तो सीधे प्रॉक्सी तो कर नहीं सकता, प्रॉम्प्टर जैसा बोले। अभिनय शुरू हो गया। मुझे भी नहीं पता कब अभिनय शुरू हो गया। अच्छा। कब एक्सप्रेशन आने लग गए और धीरे धीरे वो याद हो गया। जहाँ याद हो गया वहाँ स्क्रिप्ट नीचे करके वो मैं बोलने लगा। तो 4 दिन रह गए तब मैंने उनसे पूछा कि दादा वो उनकी क्या हाल है? अब तो बहुत कम समय रह गया, वो आएंगे या नहीं आएंगे? तो बोले क्या जरूरत है, अब तो तुम बढ़िया कर रहे हो। अरे मैंने कहा बाप रे, आपको ऐसे कर दिया। तो खैर वो मतलब अनजाने में मैं संस्कृत नाटक से जुड़ गया और उसमें संस्कृताचार्य का रोल था जो मुझे करना था और वो सफल प्रदर्शन हुआ। वहीं शास्त्री जी से परिचय हुआ और मित्रता हुई। और फिर एक बार बनारस की एक संस्था आई थी रविंद्रालय में कालिदास प्ले करने। अच्छा, कालिदास। उसमें वो हमको ले गए, बोले चलिए बड़े विद्वत जन आ रहे हैं, देखिए। तो मैं गया तो वहाँ बिल्कुल रामलीला जैसा, मतलब रामलीला में तो बहुत अच्छा होता है, जैसे शादी में वरमाला के समय नहीं लाल बैकग्राउंड का स्टेज लगा दिया जाता है, बहुत चीप स्टेज, उस तरह का लाल बिल्कुल बैकग्राउंड, राजा का दरबार और ये वो। और जो कालिदास कर रहे थे उनकी उम्र मेरे ख्याल 60 साल हुई और हमारे शहर की बहुत प्रसिद्ध और सिद्ध अभिनेत्री उसमें रोल कर रही थी, संध्या रस्तोगी। तो उनका कहीं से पैर नहीं बनता था, तो देख के बहुत बुरा लगा। अच्छा, वो सब पाठ कर रहे थे, अभिनय नगण्य था। तो मैं बाहर निकला तो शास्त्री जी से कहा कि अगर इस तरह के संस्कृत नाटक होते हैं तो इससे तो 1000 गुना हम लोग अच्छे करेंगे, तो आप क्यों नहीं करते? उनका कि ठीक है, अगर आप हमारे साथ हैं तो हम करते हैं। हमने कहा करिए। तो फिर उसके बाद में उन्होंने मध्यम व्यायोग शुरू किया और वहीं महिला विद्यालय की प्रधानाचार्य थी, तो उनका एक प्ले था दीपदान। तो उन दोनों नाटकों का रिहर्सल हुआ रकाबगंज में आर्य समाज मंदिर में और उनका मंचन रविंद्रालय में एक ही दिन हुआ। एक प्ले हुआ दीपदान
और उसके बाद इंटरवल, और उसके बाद में फिर मध्यम व्यायाम। दोनों अलग मूड के प्ले थे और बहुत सफल प्रदर्शन हुआ। उसकी बड़ी अच्छी समीक्षा हुई और वहां से मेरा विश्वास जाग गया कि मैं संस्कृत कर रहा हूँ। फिर उसके बाद निरंतर शास्त्री जी के साथ जुड़ के वृक्ष कटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे मुश्किल नाटक मैंने निर्देशित किए। मैंने उनमें अनुभव अभिनय भी किया। तो अभी तक आपने कितने नाटक डायरेक्शन में किया आपने? संस्कृत के मैं समझता हूँ कम से कम 10-12 नाटक। और हिंदी के तो 75-80 के। इनके प्रदर्शन कम से कम हजारों हो गए। तो आप बाहर भी गए कि सिर्फ लखनऊ में किया? नहीं, ऑल ओवर इंडिया में। उससे तो ऑल ओवर इंडिया टूर होते थे और बहुत किए। और भी संस्था से, जैसे गोपाल सिन्हा जी के निर्देशन में हमने अभी प्ले किया। 2 वर्ष पहले, कोरोना से पहले। उसका दिल्ली में NSD में हुआ प्रदर्शन, फिर भोपाल में वहाँ हुआ। तो वो आतम जी के साथ किया आपने? आतम जी के साथ भी मैंने एक प्ले किया, मदर गोपी का। और अनिल रस्तोगी जी के साथ? अनिल रस्तोगी जी के साथ मैं उनके नाटकों का दर्शक रहे। उनके साथ मैंने अभिनय नहीं किया, मेरी बेटी ने किया है। अच्छा, आपकी बेटी ने? हाँ, वो कौन सी बेटी थी, वो बहुत पुराना नाटक है, यहूदी की लड़की। उसमें मेन रोल इसने किया था। अच्छा। और बहुत बढ़िया। तो आपको पुरस्कार भी तो कई जगह, कहाँ से मिले आपको पुरस्कार? लोकल लगभग सभी संस्थाओं ने मुझे पुरस्कृत किया। अकादमी से आपको सम्मान किस निर्देशन किस सन में मिला था आपको? ये हमें 10 में मिला था। और बाकी एक यहाँ बहराइच में ही संस्कृत की संस्था है, उसने पुरस्कृत किया था। बहुत पुरस्कार तो बहुत मिले। और संभागी भी गए कभी आपने? हाँ, संभागी में बहुत। एक प्ले रामलीला में एक दूध से तैयार हुआ था। अच्छा, रामलीला राकेश जी का जो लिखा हुआ? जी, राकेश जी का लिखा हुआ और बाबा के डायरेक्शन में। और उसमें बेस्ट प्राइज भी हम लोगों ने लिया नेशनल में। हाँ, संभागी है, चंडीगढ़ में पहले हुआ। वो निर्देशित किसने किया था रामलीला? बाबा सूरमोल जी ने किया था। और वो बहुत पसंद किया लोगों ने और उसे फर्स्ट प्राइज भी मिला। फिर उसको लेके नैनीताल, चंडीगढ़ कह रहे हैं, चंडीगढ़ में तो हुआ ही था, शिमला और दिल्ली, ऑल इंडिया बहुत सारे शोज हुए। और रामलीला के बहुत सारे शोज हुए। अच्छा, बहुत। सबसे ज्यादा शो आपने किस नाटक में की है? जैसे सबसे ज्यादा शोज तो रामलीला के हुए। हाँ, बहुत शो किया। बहुत। उसमें आप बड़े मियाँ बनते थे क्या? मैं उसमें जो बड़े मियाँ के साथ में जो डायरेक्शन करते थे। नहीं, शराब तो बड़े मियाँ और वो हल्लो भैया, वो तो जो हीरो था वो उत्तन के पिता थे। तो मैं जो बड़े मियाँ के साथ में बैठ के जो प्ले डायरेक्ट करते थे। अच्छा, रामलीला हाँ, तो ये गाइड करते थे बड़े मियाँ और हम डायरेक्शन देते थे। तो वो रोल करते थे और बहुत बढ़िया हुआ। और उसके बाद से अब निरंतर अभी तक चल रहा है। तो पहले का रंगमंच जो करते थे आप लोग जी, और आपके रंगमंच में आपको क्या अंतर नजर आता है? बहुत। पहले के रंगमंच में ये था कि समर्पण बहुत था। अब ये क्यों देखने को नहीं मिलता समर्पण? अब जब से सीरियल और फिल्मों का दौर शुरू हो गया तो वो युवाओं के आकर्षण का केंद्र बन गया है और वो समझते हैं कि थिएटर से हो के वहाँ रास्ता है, जाया जा सकता है। तो इसलिए वो थिएटर आते हैं। हम लोग बताइए, बारिश हो रही है और यहाँ रामनगर से लालबाग में रिहर्सल होता था नई दुनिया में, साइकिल से चले जा रहे हैं। जाड़ा, गर्मी, बरसात कोई मायने नहीं रखता। जुनून था थिएटर, जुनून था। पोस्टर लगा रहे हैं, सेट बना रहे हैं। अच्छा, मेघदूत की खास बात ये थी कि कभी सेट का आदमी बाहर से नहीं आया, कलाकारी लोग बनाते थे, खुद सेट लगाना,
और खुद अभिनय करना, और जरूरत पड़ी तो खुद मेकअप कर लेना। जैसे बाहर से नहीं बुलाते, ना 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 नार्वे मेकअप मैन को बुलाओ। ना 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 नार्वे में हम लोगों ने अपना मेकअप खुद ही किया। वहाँ टीम की लिमिटेशन थी, 11 से ज्यादा लोग जा सकते थे। तो सब कुछ मेघदूत के कलाकार ही कर लेते थे। और सड़कों पे, गलियों में, मोहल्ले में पोस्टर भी लगाना, सब अगर टिकट बेचने हैं तो टिकट भी बेचना, और शाम को नाटक भी करना। तो मतलब जो जुनून था वो अब देखने को नहीं मिलता, और अब लापरवाहियां ज्यादा हैं। अच्छा, पहले की अपेक्षा में नाटक ज्यादा होते थे कि अब नाटक ज्यादा हो रहे हैं? आपके टाइम में नाटक कैसा? अब संख्या तो बहुत बढ़ी, लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत गिरावट आई। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि एक तो अच्छा नहीं कर रहे हैं या कलाकार अच्छा काम नहीं, 2-3 कारण हैं। एक तो लोगों के अंदर वो भाव नहीं है, वो समर्पण नहीं है, सीखने का की उत्कंठा नहीं है। और दूसरे जो ये सरकारी अनुदान मिलने लगा, उससे लोग निष्क्रिय हो गए। पहले जब सब कुछ हम इंतजाम करते थे तो शायद उससे रिलेशन ज्यादा गहरा होता था, नाटक से जुड़ाव और गहरा हो जाता था, क्योंकि उसके साथ हमारा परिश्रम जुड़ा हुआ है। और अब अनुदान में ये हो गया है कि लोग निर्वहन करने लगे, वो जो राशि मिली है उसका उपयोग हो जाए, सदुपयोग हो, इसकी चिंता नहीं है। उसका खाना पूरी हो जाए, वीडियो बन जाए, और ये हो जाए कि शो हो गया। यूटिलाइजेशन पर ध्यान रहता है, क्वालिटी पर वो ध्यान नहीं रहता। तो आपने थिएटर के साथ साथ क्या फिल्मों में भी काम किया आपने? हाँ, उसी दौर में पहली फिल्म तो मैंने लखनऊ में ही की। अच्छा। खून बहा गंगा में। अच्छा। आरोही फिल्म्स करके था ये, महानगर में। तो उन्होंने उसको फाइनेंस किया था। तो उसमें मैंने एक दूल्हे के पिता का रोल किया था, जिसको डाकू लोग उठा ले जाते हैं दूल्हे को, क्योंकि उनको पता लगता है कि शायद वो दहेज ले रहा है। अच्छा, इसीलिए उठा ले। तो अमृता सिंह थी उसमें, और वो उठा ले जाती हैं, वहाँ जाके मंडप में पटक देती हैं कि 1 पैसा नहीं मिलेगा, फ्री शादी करो। तो उसमें मैंने पिता की भूमिका की, और बड़ा आनंद आया लोगों को हमारे साथ, हमें भी बहुत आनंद आया। और उसके बाद में फिर हमें बॉम्बे से कॉल आई, तो उस समय लैंडलाइन हुआ करता था। तो हमारे मित्र हैं अतुल तिवारी, वो पहले मेघदूत में थे, अभी तो बड़े नामचीन आदमी हैं वो, बॉम्बे में राइटर हैं, डायरेक्टर हैं। तो उनका फ़ोन आया कि दादा, अच्छा कफन प्ले जब हमने किया था तो उसमें काका घीसू था, काका घीसू। तब से हमें हमारे सानिध्य में रहने वाले कलाकार मोस्टली काका कहने लगे थे। तो आज भी कहते हैं, वो लोग काका ही कहते हैं। हाँ, तो अतुल जी ने कहा काका आमिर खान का जाना तो? अरे हमने कहा भैया उनको कौन नहीं जानता है। तो बोले उनको आपकी ज़रूरत है। तो हमने कहा भाई सुबह से कोई मिला नहीं कि हम ही मिले। बोले नहीं दादा, और ऐसा है। तो उन्होंने बताया, तो बातचीत बनी, एक सिलसिला बन गया। और फिर ये हुआ कि हम नंबर आपका आमिर जी को देते हैं, वो खुद बात करेंगे आपसे, आप उनसे सारी डिटेल समझ लीजिए। तो फिर आमिर जी का फ़ोन आया, मैंने उठाया, दुआ सलाम हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हमें आपकी बेहद ज़रूरत है, और आप कब आ सकते हैं? तो हमने कहा कि सर आदमी की नीयत ही ऐसी है कि वो जहाँ रहता है बड़ा बिखरा हुआ रहता है, कुछ कमिटमेंट है हमारे लोकल, तो मैं उनको ज़रा सहज समेट लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। आपको वैसे कब ज़रूरत है? तो बोले कि कल आ जाइए आप। तो मैंने कहा कि फिर मैंने उनको फ़ोन किया, थोड़ा सा सोच साच के, विचार करके, लोगों से बात करके। तो मैंने कहा मैं 1 तारीख को आ सकता हूँ। ये 91 की ही बात है, दिसंबर, हाँ ये दिसंबर 91 में मेरी उनसे बात हुई, और मैं जनवरी 4 को वहाँ पहुँच गया था भुज। फिर लगान में मैंने उनके साथ
काम किया। हमें अवधीकरण के लिए लैंग्वेज कोच के लिए बुलाया था, तो मैंने लैंग्वेज कोच तो की ही, और बाद में एक ज़रूरत पड़ गई, उनको कोई आर्टिस्ट बीमार हो गया था, तो जो 2 पड़ोसी गांव के मुखिया आते हैं, उसमें एक जो ऑरेंज पगड़ी वाले हैं, मुखिया राम प्रसाद, वो अभिनय भी हमने किया। उसका ऑडिशन वहीं जहां हम लोग रह रहे थे वहीं किया उन्होंने, और वो आशुतोष जी ने कहा ओके वेरी गुड। इस तरह से आपका रंगमंच सफर चलता है। हाँ बिल्कुल, रंगमंच भी चलता रहा, फिल्म भी चलती रही। फिर 90 अगर फिल्म मिले तो करेंगे। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, मतलब कि जरूर करेंगे। 90 लेकिन कायदे का कुछ काम हो, कोई अच्छा बैनर हो। अब वैसे लोकल हम नहीं करते, बहुत कम जाते हैं। ठीक है, मगर हम ये जानना चाहते हैं जैसे कि बहुत लोग बिना सीखे रंगमंच से सीधे हॉल फिल्मों में चले जाते हैं, उनके लिए उन बच्चों को लिए कुछ दिशा निर्देश देंगे ताकि कुछ दिशा निर्देश क्या है? किस तरह की तैयारी करके जाए ताकि उनको निराश न होना पड़े, उसके विषय में 2 शब्द बच्चों को संदेश के रूप में। देखिए, सीखने के जो है 3 मुख्य तरीके हैं जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। एक तो सुनकर सीखना। जब छोटा बच्चा होता है तो आप चुटकी बजाइए, उधर देखता है। हाँ। माँ कहती है बेटा बोलो पा 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 पा, तो पा से शुरू करता है, फिर धीरे धीरे पापा बोलने लगता है। तो सुन कर देखना, फिर वो आपको करते हुए देख करके बहुत कुछ सीखता है, देख कर सीखना। हाँ। ठीक है। और तीसरा है पढ़कर सीखना। पढ़िए, आप जिस विषय को आप चुन रहे हैं अपने जीवन में, जिससे जुड़ना चाहते हैं, उसके बारे में पढ़िए। और चौथा है फिर करके सीखिए। तो ये जो 3 शुरू के तरीके हैं, इनको लांघ के लोग, आज का युवा सीधे काम करना चाहता है, तो शायद वो उनके काम में कच्चापन दिखता है। मेरा कहना यह है कि अभिनय अगर आपकी प्राथमिकता है, तो अभिनय पर जहां व्याख्यान हो रहे हो, जहां आपके सीनियर्स कुछ बात कर रहे हो, चर्चा पर चर्चा कर रहे हो, तो आप उनसे बात करिए और सुनिए। देन आप पढ़िए, उससे संबंधित साहित्य उसे पढ़िए। जो नाट्य मंचन हो रहे हैं उनको देखिए, क्योंकि देखकर आदमी बहुत सीखता है। और फिर आप जुड़िए और करिए, तो शायद तब परिपक्वता ज्यादा आएगी आपके काम में, और आपका आत्मबल भी बढ़ा रहेगा। कहीं आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। निराश नहीं होना, अपमानित भी नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि कई बार जब काम फील्ड में जाके आप ऊट पटांग करते हैं, तो कई बार बहुत अपमानित और लज्जित भी होना पड़ता है। तो हम चाहते हैं, आपने अभिनय भी किया, निर्देशक, हम चाहते हैं कुछ दर्शकों को तो डायलॉग से आप थोड़ा सा अपने अभिनय का जवाब दिखाएं, थोड़ा सा डायलॉग। हम कफन का यही डायलॉग बोल देते हैं। वो एक्चुअली है, कफन में वो घीसू अलाव ताप रहा है, लड़का आलू लेके आता है, वो अलाव में पड़े हुए हैं और बहू अंदर कराह रही है, आलू भून रहे हैं, और दोनों का ध्यान आलू छोड़ के कोई नहीं करना चाहता। हाँ, तो उसी समय पड़ोसी का एक पड़ोसी एंट्री है। वो मिल में काम करता है, और वो आता है और वो हालचाल पूछना चाहता है, भाई क्या हाल है बहू। हाँ, तो वो संस्कृत वाले जो संवाद आप बोल रहे थे, जरा उसको बोला दर्शकों के बीच। हाँ, जो नाटक मैं अभी निर्देशित कर रहा हूँ, तो उसमें एक्चुअली भास का नाटक है, और कथा वस्तु यूं है कि एक ब्राह्मण परिवार कहीं यज्ञोपवीत में भाग लेने अपने संबंधी के यहाँ जा रहे हैं। उनकी एक पत्नी है उनके साथ और 3 पुत्र हैं, और उधर हिडिंबा नामक राक्षसी का पुत्र घटोत्कच
वो उनकी आज्ञा से आया हुआ है कि माता व्रत का पारायण करेंगी और उसके बाद मनुष्य के मांस का भक्षण करेंगी, तो किसी पुरुष को लेकर आओ, तो वो रास्ता रोकता है इनका। तो ये मतलब थोड़ा सा रुष्ट भी हो जाते हैं ब्राह्मण और भयभीत भी हैं और फटकार देते हैं उसको कि क्या मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये करूँ मैं वो करूँ। तो उसका एक घटोत्कच का संवाद है, वो मैं आपको सुनाइए। बताता हूँ। पत्न्या चारित्रशालिन्या द्विपुत्रो मोक्षम इच्छसि बलाबलम परिज्ञाय पुत्रमेकम विसर्जय, ये बोलता है। इस तरह के संवाद हैं और मेरा प्रयास ये रहता है कि अभिनय प्रधान रहे, भाषा और संवादों का उच्चारण नियर टू हिंदी रहे, जो सभी तरह के दर्शकों को समझ में। हाँ, वही मैं कहने वाला था कि जो संस्कृत नाटक उस पर दर्शक जुड़ता है, आते हैं खूब और अंग संचालन से बहुत कुछ समझते हैं। अच्छा अच्छा, कुछ ऐसी भाषा होती जो हर किसी के पल्ले पड़ती नहीं संस्कृत। हाँ, कहीं देखिए शब्दशः अर्थ भले न उनकी समझ में आता हो, लेकिन जैसे भाव भंगिमा से समझ वस्तु स्थिति क्या है, घटनाएं कैसी घटित हो रही हैं, तो उनसे हम समझाने का प्रयास करते हैं। और हमें आज तक जो भी हमने 10-12 नाटक 15 निर्देशन को मिला के और अभिनय को मिला के किए हैं, तो उसमें किसी दर्शक को ये शिकायत नहीं हुई कि नाटक समझ में नहीं आया। नाटक समझ में आता है, लेकिन वो हो सकता है कि शब्दशः अर्थ उसकी समझ में ना आता हो किसी वाक्य का, संवाद का, लेकिन नाटक पूरा समझता है। और इसी का प्रयास भी हमारा रहता है, क्योंकि नाटक जी और नाटक तो दृश्य श्रव्य भी है, दृश्य भी है, तो दृश्य काफी कुछ समझा देता है। तो ऐसा अनुभव हमें कभी नहीं हुआ कि दर्शकों की समझ में ना आया हो। अभी पिछले वर्ष हमने भगवत अजुकेयम का प्रदर्शन भी किया था, तो हर दर्शक की, हाँ दर्शक तो आते ही आते हैं। मतलब हमारा नाम छोटा सा है, तो उसके वो जो प्रेम करने वाले हैं वो भी जाते हैं और उन्हें लगता है कुछ मिलेगा और ठीक ठाक मिलेगा, ऐसा उनका विश्वास होता है। और वही हमारे संकट का कारण है, तो वही हमें सचेत और सजग किए रहता है कि हमें उन दर्शकों के लिए ऐसा कुछ करना है जो प्रशंसनीय हो और जिसे वो अच्छा लगे उन लोगों को। तो ये प्रयास भरसक मेरा रहता है। तो आप जब नाटक करते तो क्या ज्यादातर सामाजिक या हास्य भी करते हैं कि खाली एक आपके पास एक पैटर्न है कि हमको इस तरह के नाटक करने? नहीं, देखिए सब करते हैं। हाँ, हास्य भी किया आपने? हाँ, अब भगवत अजुकेयम हास्य है। हास्य कर हिंदी वाले? हाँ, हिंदी में मैंने हास्य नाटक भी किया है। मैंने ऐतिहासिक नाटक ऐतिहासिक भी किए हैं, रश्मिरथी जैसे। अच्छा। मैंने रश्मिरथी का नाट्य रूपांतरण भी किया है दिनकर जी के खंड काव्य का, और उसका प्रदर्शन भी हुए हैं। तो ऐतिहासिक भी किए हैं, हर विधा में। व्यंग भी किए हैं। चरणदास चोर जो है, अच्छा है, मैंने प्ले किया है, और वो मैंने अपने यूपी के फोक से सजाया है। जी, आला से शुरुआत की हमने। अच्छा, नौटंकी शैली पे आपने किया ना? नौटंकी भी उसमें है। अच्छा, लेकिन शुद्ध नौटंकी में मैंने नहीं किया है। उर्मिल जी को इसकी महारत, और उन्होंने बहुत प्रयोग किए हैं इस पर। तो मैंने वो तो नहीं किया है, लेकिन मैंने इसको अवधी फोक से पूरी तरह सजा दिया। इसमें कुछ अंश नौटंकी के भी हैं। अच्छा। हाँ, तो उसका प्रदर्शन अभी निकट भविष्य में बातचीत चल रही है। अच्छा। तो शायद करेंगे हम। और उनकी बेटी एक बार आई थी यहाँ टागे प्रोग्राम में, तो उनसे हमने परमिशन भी मांगी। बहुत पहले हमने लिख के दिया था, मगर वो पत्र कहाँ रह गया पता नहीं। हाँ, उन तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा। फिर राकेश जी से मैंने कहा अगर वो आई हैं तो मेरी मुलाकात करवाइए। तो मैं गया था, तो कार्यक्रम के बाद मैं मिला, तो मैंने कहा भाई मैंने पत्र आपको भेजा था, वो तो उसका कोई उत्तर मिला नहीं, तो मैं परमिशन चाहता हूँ। मैंने इसको अवधी फोक में सब पूरा कन्वर्ट किया है। तो उन्होंने कहा मेरी हृदय से
स्वीकृति है, आप करिए। और ये तो अच्छी बात है कि अलग अलग बेल्ट के लोग अलग अलग ढंग से करें। मेरे पिताजी का ये कृत्य है, तो जितना ज़्यादा प्रचारित हो तो बहरहाल शायद निकट भविष्य में हम करें। नाटक हमने हर विधा के किए हैं, व्यंग्य भी किए हैं, कॉमेडी भी की है, संस्कृत के भी किए हैं, ऐतिहासिक भी किए हैं, सामाजिक भी किए हैं, सभी तरह। उसके साथ साथ क्या आपने लेखन का भी काम किया कि आपके लिखे हुए नाटक का मंचन किया कि लिखा नहीं? हाँ, मेरे लिखे हुए का निर्देशन मैंने ही किया। कौन सा नाटक लिखा? रश्मिरथी, मतलब मेरा अपना लिखा नहीं, काव्य का, हाँ, नाट्य रूपांतरण। तो ऐसे किया हमने, ओरिजिनल कोई नाटक लिखा नहीं। अच्छा, ये नहीं लिखाने में अपने नाटक को अपने ढंग से सुधारता हूँ और उसमें नया, अच्छा हो जाए दर्शक, हाँ, नया प्रभाव और नया रस डालने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे प्रयास 2-4 हमने किए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी भेंट है जो हम रंगमंच की तरफ से देना चाहते हैं आपको। जी जी। अरे सर, अरे नहीं सर, आपके अपने लिए जिए तो जमाने में क्या जिए, जीना वही है जो किसी और के लिए। कौन रहा है कौन रहेगा, दुनिया आनी जानी, रहता नाम उसी का जिसने की हो कुछ कुर्बानी। कौन रहा है कौन रहेगा, दुनिया आनी जानी, रहता नाम उसी का जिसने